बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या शर्त होती है और इसके हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं और इनमें बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या संकट हो रही है। आज हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसे किस साइंटिस्ट ने दिया था ये पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को 1986 में वाल्टर जी रोजेंस ने उन्हें बताया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। प्लांट्स में, प्राणियों में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में विविध प्रकार की जो विविधता पाई जाती है उसे उन्होंने बायोडाइवर्सिटी कहा। जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी सिंपली डेफिनेशन ही हो जाती है कि किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं, या फिर जैव विविधता का आशय ये होगा कि जो सजीव है, प्लांट्स है, प्राणी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका ग्रुप होगा जिसमें अनेक जेनेटिक्स एवं पारिस्थितिक प्रणालियाँ पाई जाएंगी। बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या उपयुक्त शर्त है? बायोडाइवर्सिटी के लिए उपयुक्त शर्त है कि अत्यधिक वर्षा होना चाहिए और अत्यधिक तापमान या उच्च तापमान होना चाहिए, वहाँ बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाएंगी। जिस एरिया में बायोडाइवर्सिटी अधिक है वहाँ अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर रहेगा। जो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट देखे, हॉटस्पॉट बोले तो उष्ण स्थल उसे कहते हैं जहाँ पे जैव विविधता का केंद्र हो, उसे हॉटस्पॉट या उष्ण स्थल कहेंगे। तो भारत में बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट्स है पश्चिमी घाट में, जहाँ गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक के जो एरिया है पश्चिमी घाट का, उसे हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मानते हैं। और यहाँ पूर्वी हिमालय में जहाँ ताप अधिक होगा और अत्यधिक वर्षा भी होगी, तो पूर्वी हिमालय को भी हम भारत में बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट केंद्र मानते हैं। और पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक के इस एरिया में भी अत्यधिक वर्षा होती है और तापमान भी उच्च होता है, इसीलिए इसे भी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। इसके अलावा देखें तो अन्य हॉटस्पॉट्स केंद्र होंगे वो जो अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में देखे गए हैं। अभी जैव विविधता दशक किसे कहेंगे? जो जैव विविधता दशक है वह 2011 से 2020 तक के माना जाता है, जो कि अभी हमें चल रहा है। जनरली अगर और हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करें तो उसका आशय है कि जो सभी प्रकार के जीव से, प्लांट्स है या प्राणी है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका एक ग्रुप है जिनके आनुवंशिक एवं पारिस्थितिक प्रक्रियाएं पाई जाएंगी जिनमें, और इनसे निर्मित होने वाले ये इकोसिस्टम या एक समूह होगा जिसमें अनेक जीव जंतु रहेंगे और अपनी कार्यशीलता संपन्न करेंगे, एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। जैव विविधता के लिए अब संकट देखते हैं कि खतरा किस स्थिति में जैव विविधता को या बायोडाइवर्सिटी के लिए संकट है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना मतलब जो भी नेचुरली एरिया है वहाँ के एरिया का नष्ट होकर उसे क्लियरली समाप्त करना या फिर उस जगह का नाश होना, ये प्राकृतिक आवास का नष्ट होना है, जिससे उस एरिया के जो भी बायोडाइवर्सिटी होंगी वो नष्ट हो जाएंगी, जिससे हमें बायोडाइवर्सिटी को खतरा होगा। ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा कभी ताप कम ज़्यादा, वर्षा अधिक कम ज़्यादा, ये ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस के द्वारा भी बायोडाइवर्सिटी में संकट आते हैं। और जैसे नगरीकरण औद्योगिकरण से नए नए जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, इन्हें
बनाने के लिए जिस एरिया में जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी उस एरिया या उस जगह की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए खतरा बन जाएंगी, क्योंकि उस बायोडाइवर्सिटी की जगह इंडस्ट्री वाले लेंगी और वहाँ जो वनस्पतियाँ या फिर जो भी प्लांट्स वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, ये उस जगह पर रहने वाले जीव के लिए खतरा बन जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। मतलब अगर कोई प्लांट्स हम फॉरेन से लाए और उस फॉरेन प्लांट को हमारे नेचुरल एरिया में लगा दिए और वह जो नेचुरल एरिया की जगह उस फॉरेन प्लांट्स ने ले ली, तो उस जो नेचुरल एरिया है उस जगह की बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये भी एक संकट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जो कि विदेशी स्पीसीज का डायरेक्ट अटैक होगा, जिससे बायोडाइवर्सिटी के लिए संकट पैदा होंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए संकट थे, जिसमें हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने और नगरीकरण और औद्योगिकरण के द्वारा बायोडाइवर्सिटी के खतरा होता है, और जो है फॉरेन स्पीसीज का अटैक इनके द्वारा भी बायोडाइवर्सिटी के लिए संकट पैदा होता है। और अगर हम बायोडाइवर्सिटी को का कंजर्वेशन करना चाहे या इसको संरक्षण देना चाहे तो इसे हम किस तरह दे सकते हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करेंगे, इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और एक सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम स्वस्थान पद्धति या फिर स्वस्थान बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहेंगे। इस मेथड में क्या होता है, जो उस एरिया के जो बायोडाइवर्सिटी होंगी या उस एरिया की जो वनस्पतियाँ है, जीव जंतु है, इनका उस एरिया में ही रहकर उनका कंजर्वेशन किया जाता है, इसलिए इसे इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस कहेंगे। या फिर इस इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में उसी जगह पर रहने वाले बायोडाइवर्सिटी या उसी जगह पर पाए जाने वाले वनस्पतियाँ, प्लांट्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अनेक सजीव निर्जीव जीव जंतु उनका कंजर्वेशन उसी एरिया में रहकर करे, इसे इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है एक सिटू बायोडाइवर्सिटीज ऑफ कंजर्वेशन। तो एक सिटू कंजर्वेशन ऑफ मेथड में क्या होगा, यह उस एरिया में कंजर्वेशन न करके कहीं बाहर ले जाकर उसका कंजर्वेशन करते हैं। जैसे अगर उस एरिया की वनस्पति है जो कि ख़त्म होने के कगार पे है, उसे बचाने के लिए हम उसे किसी लेबोरेटरी में लेकर उसका कंजर्वेशन या उसको संरक्षित करें, तो इसे एक सिटू कंजर्वेशन मेथड कहेंगे। इसे हिंदी में बाह्यस्थान पद्धति भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है, जो एक सिटू कंजर्वेशन मेथड है उसमें उस जगह पर उसका कंजर्वेशन न करके किसी बाहरी जगह पर ले जाकर उसका कंजर्वेशन किया जाता है, इसीलिए इसे एक सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। अगर कंजर्वेशन करने के लिए IUCN से हमें हेल्प मिलती है। जैसे IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये ऐसी संस्था है जिसके द्वारा कोई भी संकटग्रस्त जीवों की सूची हम रेड डाटा लिस्ट बनाकर उसमें प्रकाशित कर देते हैं, जिससे विलुप्त हुए जीवों को लिए विलुप्त होने वाले जीव जो कि 50 वर्षों के तक नहीं देखे जाते, उन्हें विलुप्त हुए जीव माने जाते हैं। तो जो रेड डाटा लिस्ट है, इनमें उन जीवों की सूची या उन प्लांट्स की लिस्ट बनाकर देते हैं जो उस एरिया में बहुत लंबे समय तक देखे नहीं गए हैं। ये IUCN के द्वारा को सौंप दी जाती है, जिससे इसका कंजर्वेशन करने के लिए हमें IUCN से हेल्प मिलती है। इस डायग्राम में विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स, प्राणी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज दिखाई दे रही है। ये एक बायोडाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में और जानने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वह किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में परिवेश में पाए जाने वाले पौधों या प्राणियों के प्रकार एवं संख्या का जैव विविधता के रूप में उल्लेखित किया जाता है, या फिर किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश पाए जाने वाली सजीवों की विभिन्नताओं एवं विभिन्न सजीवों की प्रजातियां स्पेसीज में पाए जाने वाली विभिन्नता को बायोडाइवर्सिटी या जैविक विविधता कहते हैं। जनरली यह देखा गया है कि जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव हैं, प्राणियों, प्लांट्स ग्रुप्स है, वह एक इन्वायरमेंट का अंग है या फिर उनका ऑर्गन्स है। यह एक दूसरे से आपस में संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जीवन क्रिया को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार पर्यावरण से एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। और पर्यावरण सजीव और निर्जीव तत्वों से मिलकर बना होता है, या फिर जो पर्यावरण है वो सभी जैविक एवं अजैविक घटकों या कारकों का योग होता है, जिनके अंतर्गत सभी सजीव प्राणियों एवं वनस्पतियां की अनेक स्पीसीज पाई जाती है। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो इससे क्या होती है, जो पृथ्वी है वो साफ एवं स्वच्छ एवं सुरक्षित रहती है, और जो पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र है वो डेवलपमेंट करती है, और जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए आर्थिक संपन्नता में वृद्धि करती है, और परस्पर मनुष्य की पारस्परिक क्रियाओं को जोड़े रखती है। इस प्रकार से जनरली बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू।